सभी राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को सबसे कहता हूं कि आइए हम मिल करके वोकल फॉर लोकल उस मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं। भारत के नागरिकों के पसीने से बनी हुई वो चीजें जिसमें भारत की मिट्टी की महक हो, हम उसी का उपयोग करेंगे। नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश की दशा और दिशा पर अपनी बात रखी। एक तरफ पीएम मोदी ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले लोगों को याद किया, वहीं नई पीढ़ी को संदेश दिया कि उन्हें खुद को समृद्ध भारत के लिए समर्पित करना होगा, तभी भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा पाएगा और समृद्ध भारत का सपना साकार होगा। वैसे सपने को साकार करने की दिशा में लगातार काम हो रहा है, लेकिन उसको धार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ देश के युवाओं और इन्फ्लुएंसर्स से अपील की, बल्कि देश के सियासी दलों से भी वोकल फॉर लोकल को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये मैं सभी राजनेताओं और सभी राजनीतिक दलों से कहता हूं कि आइए, ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है, भारत हम सबका है। हम मिलकर वोकल फॉर लोकल को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं। भारत में बनी और भारत के नागरिकों के पसीने से बनी हुई हर उस चीज में अपना योगदान दे जिसमें भारत की मिट्टी की महक हो, जो भारत के आत्मनिर्भर के संकल्प को ताकत देता हो। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, पूछेंगे कि क्या ये देसी ताकत को बढ़ाने और विदेशी सामान का बॉयकॉट करने का संदेश है। और मैं देश के सभी इन्फ्लुएंसर्स को कहना चाहता हूं, इस मंत्र को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। मैं सभी राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को सबसे कहता हूं कि आइए, ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है, भारत हम सबका है। हम मिलकर के वोकल फॉर लोकल उस मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं। भारत में बनी हुई, भारत के नागरिकों के पसीने से बनी हुई वो चीजें जिसमें भारत की मिट्टी की महक हो और जो भारत के आत्मनिर्भर के संकल्प को ताकत देता हो, हम उसी को खरीदेंगे, हम उसी का उपयोग करेंगे। हम उस दिशा में आगे आए, यह हमारा सामूहिक संकल्प हो। देखते ही देखते हम दुनिया बदल देंगे दोस्तों। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा रहने वाली है। सशक्त राष्ट्र का संदेश, दल का नहीं सबका देश, पीएम मोदी का आह्वान, दल से ऊपर देश का प्रमाण। पीएम ने लाल किले से बुलाया, विपक्ष को कितना भाया, सिंधु से सेमीकंडक्टर तक नए भारत का लक्ष्य तय, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करा दें आपसे। शिवम त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर टीना कर्मवीर जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय द्विवेदी जी प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी ग्रुप के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में हैं और अमरीश वत्स जी भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में। टीना जी, पहला सवाल आपसे ही, प्रधानमंत्री की इस आह्वान पर विपक्ष का स्टैंड क्या है कि दल सबका है, देश सबका है, किसी एक दल का नहीं है, इसलिए सबको एक साथ आना चाहिए। जी, स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, मुझे लगता है कि आज जब मोदी जी भाषण दे रहे थे तो पहले की तरह ही जैसे वो पहले भाषण देते आए हैं, उबाऊ, उदास और बिल्कुल ऐसा भाषण जो कि रटा रटाया चुनावी भाषण लग रहा था। उनका भाषण सिर्फ और सिर्फ चुनावी भाषण था। आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री को लाल किले से विजन देना चाहिए देश को। आप बताइए, उन्होंने अपने भाषण में कब चाइना का नाम लिया, कब ट्रंप का नाम लिया, कब देश के युवाओं के लिए ये कहा कि उनको इतना रोजगार मिलना चाहिए, कब महंगाई के लिए कहा। और देश एकता की बात देश के प्रधानमंत्री ना करे तो अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा विपक्ष जब उनके साथ था तब उन्होंने भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था उन्होंने पीछे हट गए। तो साफ तौर पर हमारा यही कहना है कि देश के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से उबाऊ भाषण देते हैं और कोई ऐसा विचार नहीं दिया जिससे सुनकर ये लगे देशवासियों को कि आज हमने 15 अगस्त पर कोई ऐसा भाषण सुना है। जी
रमनीश जी, क्या ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम के जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से कोशिश की गई है, या फिर जैसा कांग्रेस दावा कर रही है उसमें वजन आपको दिख रहा है? मुझे लगता है जी बिल्कुल प्रधानमंत्री जी का 103 मिनट का जो भाषण रहा उसमें हर एक पहलू को छूने का प्रयास किया उन्होंने। फिर बात कर रहे थे अभी टीना जी की ट्रंप का नाम लिया या चाइना का नाम लिया। बताइए कि हमारे देश की जब बात हो रही है, देश को संबोधित जब प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें ट्रंप का नाम लेना और चाइना का नाम लेना जोड़ी है। फिर बात करते हैं कि देखिए एक समय हुआ करता था जब 1962 की बात करें कि देखिए लगा रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। भाई अब मेरी बात रखने दें, कंटिन्यू। फिर बात करें कि 1962 में नेहरू जी ने तो गले लगाया था उस समय, भारत चीनी भाई भाई। उसके बाद फिर आप देखिए कि हमें किस तरह से 32,000 वर्ग किलोमीटर जो है उनको इन्होंने चाइना को दे दिए। उसके बाद फिर बात करें कि आपने इसके पहले भी देखिए कि जिस तरह से हमने कश्मीर में जो हुआ, कश्मीर लगभग हमारे जो पीओके आज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, बनी हुई है, तो वो लगभग हमारे में था। हम कश्मीर को ले रहे थे, जीत रहे थे। उसके बाद आप संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर के इस बात को चले जाते हैं और आज हसर देखना पड़ा है कि कश्मीर हमारे लिए एक नासूर बन चुका है, खास करके पीओके। तो ये देखिए आत्मनिर्भर भारत की बात करें या मेक इन इंडिया की बात करें, पुरजोर समर्थन आज पूरे देश को करना चाहिए और जो भी आज विपक्ष में पार्टियां उनको भी करना चाहिए। क्या आपको प्यार नहीं है क्या? यदि देश से वाकई में आपको प्यार होता तो मुझे लगता है इस बात को तो आपको समर्थन करना चाहिए। तो आपको क्या चाइना अभी याद आ रहा है? जिस तरह से पहले भी इनका चाइना से प्रेम तो हमने देखा ही है, इसके पहले भी अमेरिका से भी बहुत सारे पहलू हैं इस बात की, मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए और अभी रखने वाले भी हैं इस बात। संजीव जी, आपका रिएक्शन? प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया कि सभी दल एक साथ आए, देश के लिए एक साथ आए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी आज कंफ्यूज दिखाई दिए। कुछ हास्यास्पद बातें भी की उन्होंने, कुछ अपने आप पर ऐसी बातें कह दी जो हंसने के लिए भी लोगों के लिए काफ़ी है। कुछ ऐसी बातें भी कह दी कि लोगों को लगा कि शायद अपनी कुर्सी बचाने की वो कवायद कर रहे हैं। जिस आरएसएस ने 52 सालों तक अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, उस आरएसएस के बारे में तारीफ के कसीदे कर दिए। साफ दिखाई दे रहा था क्या वो कुर्सी बचाना चाह रहे हैं? सब जानते हैं कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। वो डेमोग्राफी चेंज होने पर लोगों से सवाल पूछ रहे थे। किससे पूछ रहे थे भाई? 11-12 सालों से सरकार आपकी है, सीमा सुरक्षा बल आपके पास है, गृह मंत्रालय आपके पास है, और पूछ किससे रहे? विपक्ष से पूछ रहे हैं। हम जवाब दें उसका? आप फेल्योर है। अपने फेल्योर को ही आप बड़ी आसानी से लोगों के बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा। आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, विरोधाभासी बात करते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को स्टे मोड पर रखा है। साहब, स्टे मोड पर क्यों रखा है? आपको यकीन नहीं है कि दोबारा वो उठ के खड़ा होगा या बंद होगा या डर गया है वो? जब इस तरह की स्थिति है तो बीच में क्यों रोक दिया आपने? सवाल यह है कि जब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, आपने अपने सेना के लोगों को यह ताकीद की थी कि वहां के सामान्य नागरिकों पे हमला नहीं करना है, वहां के आतंकी कैंप पे हमला करना है। तो पानी रोक करके आप आतंकियों को परेशान कर रहे हैं कि सामान्य नागरिकों को परेशान कर रहे हैं आप? ये इतने कंफ्यूजन के साथ क्यों है भाई? या तो आप लड़ लीजिए, तोड़ दीजिए, मार दीजिए। तो पानी क्या करें? बहने तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कंफ्यूजन की बात कर रहा हूं। किस पानी का ऑप्शन क्या है? पानी रोका गया तो आप मुझे बताइए कि केवल वहां के नागरिकों को, आतंकवादियों को उससे परेशानी है या नागरिकों को परेशानी है? तो ये हमारी चिंता क्यों होनी चाहिए कि पाकिस्तान का आम नागरिक परेशान है? इसी चिंता पर तो आपने बीच में रोक दिया। इसी चिंता पर तो आपने बीच में कार्रवाई रोक दी, ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया कि हमारा जो लक्ष्य था आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट करना, हमने किया और वापस कर लिया। पानी वाले मुद्दे को मैं समझ नहीं पाया। पानी वाला मुद्दा थोड़ा क्लियर करिए, क्या करना चाहिए था? मैं ये कह रहा हूं कि कंफ्यूज मत रहिए। यदि आप वहां के नागरिकों, पानी वाले पे ऑप्शन क्या था कि पाकिस्तान का आम नागरिक परेशान हो रहा तो पानी ना रोके हम? तुम पाकिस्तान के नागरिकों को परेशान नहीं करने हमारी चिंता क्यों होगी? पाकिस्तान का आम नागरिक क्या कर रहा है? टारगेट क्या था? मैंने कहा था टारगेट उन्हीं का था ना, कि केवल और केवल आतंकवादियों के उन ठिकानों को नष्ट करना है। अरे अगर पानी रुकने से पाकिस्तानी परेशान हो रहा है तो हमारी चिंता क्यों? मैं ये पूछ रहा हूं। तो वैसे भी परेशान होता ना, एक दिन और लड़ लेते, ठोक देते, कहानी खत्म कर देते। तो ये किसी पानी वाला समझाइए संजीव, मैं अभी भी क्लियर नहीं हूं आप क्या कह रहे हैं। मैच खेल रहे थे क्या आप? मैं पूछ रहा हूं पानी वाले पे दिक्कत कहां है? पानी से आम पाकिस्तानी अगर परेशान हो रहा है तो यहां बैठ के मुझे आपको टेंशन लेने की जरूरत क्यों है? पाकिस्तानियों को ही यदि परेशान करना था, उसे ही यदि शामिल करना था, उसे ही टारगेट करना था, तो ऑपरेशन सिंदूर बीच में रोकना क्यों था? आम परेशानियों को भी परेशान करते। ऑपरेशन सिंदूर में आम पाकिस्तानियों को हमने टारगेट नहीं किया, उनके टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया। तो पानी से कौन सा टारगेट हो रहा है?
पानी से इसलिए टारगेट हो रहा है कि उस पानी को मोड़ा जाएगा, अपने हिस्से में आएगा, तो पानी अपने से कौन हिस्से के जो टारगेट हो रहा है ये किसान बताइए ना। करेंगे। पानी से टेररिस्ट टारगेट हो रहा है या आम आदमी टारगेट हो रहा है? ये कंफ्यूजन क्यों? ये सरकार का स्टैंड है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। मैंने आप कह रहे कहा हैं कि कि ये पानी से आम confusion लोग क्यों? टारगेट हो रहे हैं। ये confusion इन केस अगर पानी बहने से या पानी रुकने से आम पाकिस्तानी टारगेट भी हो रहा है तो हमारी चिंता क्यों है ये भाई? हमारी चिंता नहीं है, और इतनी ही चिंता यदि नहीं रहती तो फिर ऑपरेशन सिंदूर को रोका क्यों? हम तो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं ना। हाँ, ये पूछिए कि ऑपरेशन सिंदूर रोक क्यों दिया? आप ये मत कहिए कि आम पाकिस्तानी को टारगेट किया जा रहा, नहीं किया जा रहा है, वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। कंफ्यूजन के साथ नहीं, ठीक है, आप स्पष्ट अपना विजन रखिए देश के। शिवम त्यागी जी, बड़ा सवाल विपक्ष का प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर, आरएसएस के जिक्र को लेकर, और ऑपरेशन सिंदूर को रोका क्यों गया, पीओके लिया क्यों नहीं गया, ये तमाम सवाल जिस पर जवाब दीजिए। शिवम जी, मुझे लगता है कि मैं इस समझ से थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा हूं कि जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर एक बात कही जा रही है। क्या परेशानी है भाई आपको? वो दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है, हिंदुस्तान का संगठन है। इस हिंदुस्तान के लिए उसने जो है लड़ाई लड़ी है, और मैं मानता हूं 100 साल होने वाले हैं, तो जाहिर है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। किसी को इस बात से क्यों दर्द हो सकता है, किसी को इस बात से क्या परेशानी हो सकती है, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब आपको इस देश में 135 साल पुरानी पार्टी जो एक अंग्रेज ने फाउंड करी थी वो एक्सेप्टेड है, उसी पार्टी में आज भी कहीं ना कहीं विदेशी कंट्रोल करते हैं, वो एक्सेप्टेड है। लेकिन देश का संगठन देसियों ने बनाया, देसियों ने चलाया, और देसी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, उससे आपको क्या नाराजगी है? नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि देश के लिए, राष्ट्रहित के लिए एक ऐसा संगठन जिसने इस देश में 100 साल दिए, देश के लिए काम किया, गौरव का विषय है, और उस पर हमेशा बात होनी ही चाहिए। किसी को इसका नाम लेने से नाराजगी होती है तो होती रहे। जिन लोगों को नाराजगी है वो अपना संघ के बराबर 10% में इस देश में बाढ़, सूखे से लेकर हर तरह की आपदा में जब स्वयंसेवक जो है वहां पर खड़े होते हैं, उसके 10% में भी बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हों, तो मैं मानता हूं बहुत अच्छा हो जाएगा इस देश में। विपक्ष ये टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। मैं मानता हूं कि कहीं ना किस इसमें टाइमिंग का क्या सवाल हो सकता है? विपक्ष ने पूछा कि अब तक प्रधानमंत्री ने जिक्र नहीं किया था, इसी वक्त क्यों जिक्र किया? 10 सेकंड मैं बोल लीजिए, उनका जवाब हो जाए, उसके बाद बोल लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी संघ की पृष्ठभूमि से ही आते हैं भाई। मैं मानता हूं कि इसमें किसी को नाइत्तेफाकी नहीं होनी चाहिए। अब संघ के 100 साल हो रहे हैं तो जाहिर है उसका नाम अभी लेना चाहिए, लेना बनता है, और हर जगह इनकी तो नाराजगी ही खत्म नहीं होती। ठीक, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का जो है शिलान्यास किया गया था, तब भी वहां पर संघ प्रमुख थे, इनको इस बात से तब भी नाराजगी थी। ठीक है, ठीक। आज नाम लिया, आज भी इनको नाराजगी है। कल किसी और विशेष समय पर जो है वो वहां पर होंगे, उनका नाम लिया जाएगा, फिर इनको नाराजगी होगी। देश और देश हित में काम करने वाले हर एक संगठन और हर एक व्यक्ति से को नाराजगी है, वो होती रहे। एक बार संजय एक बार ओपन रिमार्क हो जाऊंगा। संजय द्विवेदी जी, वोकल फॉर लोकल का अगर आह्वान प्रधानमंत्री ने किया कि देश की चीजें देश के लोग यूज करें, तो इसमें साथ दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? जी, पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को, भारत के देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये देश हम सभी का है, सब, लेकिन इसको कौन मान रहा है कि देश हमारा है या हम देश में हैं? हम आज प्रधानमंत्री बन गए तो क्या हमें तानाशाही करने का अधिकार? आप कहते साहब हम नागरिकों के जीवन को हमने आसान बना दिया। आपने क्या आसान बना दिया भाई? पेट्रोल 100 रुपए, महंगाई, आप सामान खरीदने जाएगी, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आप ही डांटे करते, चरम सीमा पे है, तो कहाँ आसान बन गया? मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, ये कैसे कह सकते हैं? देश के लिए काम कर रहे हैं। रूस से जो क्रूड ऑयल आ रहा है, जो हमें सस्ता पेट्रोल हमारे देश में दे सकता था, लेकिन वो एक अपने मित्र को दे दिया, अपने मित्र को खरीदने का अधिकार दे दिया, जो 5 गुने 7 गुने में विदेशों में बेच रहा है। तो भैया इसमें कहाँ रहा ये? हम देश के लिए काम कर रहे हैं। कहाँ संजय जी, कहाँ पेट्रोल डीजल महंगा है? बीजेपी शासित राज्यों में या इंडिया ब्लॉक शासित राज्यों में? कहाँ ज्यादा कीमत है इसकी? सब जगह कीमत ज्यादा नहीं, कंपैरेटिवली कहाँ ज्यादा है? नहीं, आप इसको इंडिया बीजेपी ना रखिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि जहां आपके सहयोगी दलों की सरकारें हैं वहां ज्यादा महंगा है पेट्रोल, या जहां बीजेपी और उसकी सहयोगी दलों की सरकारें वहां ज्यादा महंगा है? ये जो सुन लीजिए आप, जो टैक्स उसमें थे, मनमोहन सिंह के समय में थे, जो टैक्स लगे थे उसमें,
अरे सर, ये गुड़ा गणित मत बताइए, आसान जवाब दीजिए ना। कहाँ ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल आज की कीमत? अरे मैं कहता हूँ इंडिया ब्लॉक की सरकारों में या बीजेपी शासित सरकारों में? सभी सरकारों में है, लेकिन कहाँ उसमें ज्यादा सबसे महंगा है बड़ी सर? दिक्कत- ये मैं पूछ रहा हूँ, आयुष कहाँ जी, ज्यादा आप सेस पहले लगा हमारी हुआ है? बात अगर पूरी होने दें तो हम बात कर लें। बोलिए अब प्लीज। बीच में अगर टोकेंगे नहीं, बोलिए तो बोलिए हम बोलिए देवती जी, debate बोलिए नहीं हो पाएगी ना। बोलिए 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 फिर debate बोलिए की बोलिए जगह बोलिए बोलिए तो बोलिए फुतक हो जाएगा, फुतक। कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए। मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा सभी राजनीतिक दल हमारा साथ थे, तो क्या सभी राजनीतिक दलों को आपने आज तक चाय पे बुलाया? आपने आज तक उनको खाने पे बुलाया? डिनर पार्टी थी। उसके अलावा आपने एक बात जरूर कही, कांग्रेस को खत्म कर देंगे, कांग्रेस को मिटा देंगे, शिवसेना को मिटा देंगे हम, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देंगे हम, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल देंगे। तो वहां वो संजय राउत को जेल में सनातन डाल देंगे। इरेडिकेशन की बात जब स्टालिन साहब ने कही तो वो दिक्कत नहीं लगी आपको? अरे मेरी बात आप पूरी होने दीजिए, आप हमें क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बोलिए, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं ठीक है, होगी। बोलिए आप बोलिए जितने बोलिए क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, बोलिए, आप ठीक है, मुझे बोलिए जवाब बोलिए दे बोलिए देंगे। बोलिए। मैं यहाँ प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, मैं किसी स्टालिन की या किसी अन्य मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ। जो प्रधानमंत्री का दर्द है, बहुत दर्द में थे, मेरे आंसू आ गए। आज उनका दर्द देश के लिए देख के, नेताओं के लिए, जो भारत के राजनीतिक दल हैं, उन नेताओं का दर्द उनके अंदर इतना समाया कि मेरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। उनके भाषण सुनते सुनते संजय जी, मैं बहुत आपको रोया। कुछ कमेंट इतना करना है तो बताइए, रोया इसके बाद कि मैं टीना जी के बताइए पास कितनी जाऊंगा। हमदर्दी संजय हमारे जी, बहुत छोटा सा। प्रधानमंत्री को है, राजनीतिक दलों से ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नेस्तनाबूद करने ठीक की है, हो गया द्विवेदी जी, हो गया, कांग्रेस हो को गया, हो गया। नेस्तनाबूद करने ओपनिंग की रिमार्क था, हो गया, शिवसेना को वापस आएंगे, नेस्तनाबूद वापस आता हूँ मैं, करने की, वापस आता हूँ। एनसीपी ने ठीक है, नेस्तनाबूद ठीक करने ठीक की, ठीक। उस संजय जी प्रधानमंत्री का तो बोलिए, संजय जी बोलिए। हाँ, ओहो, शिवम भाई जो अभी मैं बोल रहे प्रधान हो गया। हैं, हाँ शिवम भाई जो अभी बोल रहे थे, उन्हीं के बात पर थोड़ा सा 2 लाइन हमें बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है। संघ के बारे में यदि जानना है तो देश के लोगों को पता है संघ की वो संघ क्या है। संघ वो संघ है जिसको सरदार पटेल ने बैन किया था, वो संघ है जो आज तक रजिस्टर्ड नहीं है, ये वो संघ है जो संदेहग्रस्त रहा है। सरदार पटेल ने बाद में लेटर क्या लिखा था नेहरू जी को? और ये वो संघ है जिसने आजादी के इतने सालों बाद तक 52 सालों तक तिरंगा तक नहीं फहराया, ये वो संघ है। ठीक है, ठीक है, उसमें जवाब देंगे। मैं आऊंगा सर, प्लीज। टीना जी, मेरा सवाल था, वोकल फॉर लोकल का इशू अगर प्रधानमंत्री ने वहां उठाया, एक ऐसे मौके पर उठाया जब अमेरिका की तरफ से टैरिफ हम पर लगाया गया, 50% का टैरिफ लगाया गया, इस मौके पर क्या तमाम दल देश के एक साथ आ सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो हमारे लोगों की तरफ से बनाया जा रहा है, उनका इस्तेमाल हम करें, बजाय कि डेड इकोनॉमी कहना या डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दों को लेकर लगातार इशू बनाना? मैं पहले शिवम भाई के सवाल का जवाब दे देती हूँ कि हमें तकलीफ नहीं है, नड्डा जी को तकलीफ होगी। आरएसएस का नाम क्यों ले रहे हैं? नड्डा जी का तो बयान था, भूल गए क्या ये खुद ही? और जिस तरीके से आज तो आजादी का दिवस था ना, देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था कि आजादी के समय आरएसएस का क्या भूमिका है। देश जानना चाहता है, युवा जानना चाहते हैं कि आजादी के समय संघ क्या कर रहा था, अंग्रेजों की मुखबरी कर रहा था या देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ खड़े हुए थे। साफ तौर पर हम तो यही कहेंगे, जिस तरीके से आज वो कुर्सी बचाने के लिए है, अपनी जो प्रधानमंत्री सेवा के विस्तार के लिए वो सारा प्रयास कर रहे हैं, उनको पता है कि जन्मदिन के बाद कुर्सी से हो जाने वाली है। सच्चाई ये है। मेरा सवाल टीना जी कि आखिर अगर वोकल फॉर लोकल का इशू है तो बाकी दल इस पे एक साथ क्यों नहीं आ जाते हैं? हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर पर तमाम दल साथ थे, फिर हमने देखा कि उस पर सवाल उठने लगे, विपक्ष की तरफ से भी मुद्दा बनाया गया और सरकार की तरफ से भी उस पर राजनीति की कोशिश की गई, दोनों तरफ से हुआ, लेकिन वो एकजुटता कुछ मुद्दों पर क्यों नहीं दिख सकती है? क्या ये किसी अटैक से कम है जो 50% टैरिफ लगाया गया यूएस की तरफ से? क्या उतनी एकजुटता की जरूरत इस पर नहीं महसूस? ये तो शिवम जी बताएंगे ना कि हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, ये कौन कर रहा था? पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं और मैं कायर प्रधानमंत्री कहूंगी जो इस तरीके की बातें कर रहे थे। पूछिए उनसे, आज वो मित्र जो है, आज वो मित्र गद्दार क्यों बन गया है इनके लिए? मेरा सवाल जो था अच्छा, आप सुनिए, अब आपने बात शुरू की, इस मुद्दे पर एकजुटता क्यों नहीं दिख सकती? ऑपरेशन सिंदूर के समय याद होगा जब सभी लोगों की मीटिंग हुई तो देश के प्रधानमंत्री गायब थे। जब भी ऑल पार्टी मीटिंग्स होती है तो प्रधानमंत्री गायब होते हैं, विपक्ष पार्टी जो है, विपक्ष दल सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उन मुद्दों पर बात ही नहीं करते हैं। हम तो बार बार कह रहे थे शिवम जी, जब एकजुटता बता देते कि ट्रंप झूठ बोल रहा है और देश के प्रधानमंत्री लाल प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर से बोलना चाहिए था। संजय जी भी शिकायत कर रहे हैं कि आप लोग चाय पर नहीं बुलाते हैं, लेकिन वो अपने मित्रता निभा रहे हैं साफ तौर पर। आपने जो सवाल पूछा, जब एकजुटता दिखानी होगी तो उधर से ही पहल करनी होगी, सरकार की जिम्मेदारी है, वो पहल सरकार नहीं कर रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी के समय में गैसे गणेश छोड़कर गैसे गधा पढ़ाना शुरू कर दिया था।
मैं जो गधों वाला झुंड है, मैं इसको गधों वाला झुंड, बेवकूफों वाला झुंड या फिर पप्पू वगैरह वगैरह कह सकता हूं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। मैं बहन ने जो भाषा का इस्तेमाल किया उस पर उतरूंगा नहीं। कहने को मैं बहुत सारे शब्द कह सकता हूं, लेकिन इतनों से ही काम चल जाता है। ठीक है, फिर कहीं और चले जाएंगे। नहीं, प्लीज टीना जी, ठीक है टीना जी, अरे ठीक है, नाराजगी से कोई लाभ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि तर्क पर बहस क्यों नहीं होती। उन्होंने भी जवाब नहीं दिया, अभी नहीं जवाब दिया। प्लीज बकवास आप कर रहे हैं। अभी टीना जी रुक जाइए, अरे रुक जाइए। जो है घुसपैठी आज हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं, कितने शर्म की बात है। गृह मंत्रालय, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी को। ठीक है टीना जी, ठीक है टीना जी, इस्तीफा देना सुन लीजिए टीना जी, सुनिए टीना जी, अरे ठीक है टीना जी, बिहार में चुनाव आएगा, सब लोग ताकत बचा के रखिए, सबसे गुजारिश है मेरी। मैं कह रहा हूँ कि आपको उन्होंने सुना उन्होंने, नहीं प्लीज टीना जी, सुनिए, ठीक है टीना जी, बचा के रखिए ना जी, मैं वही कह रहा हूं। उन्होंने सुनाया, आप भी सुनिए, मेरी गुजारिश ही है। मैं ऐसी डिबेट नहीं कराना चाहता, आप भी वैसा करने की कोशिश मत करिए। ये कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता का। शिवम जी जवाब दीजिए, ऐसी पहल सरकार करे तब तो भाषण के आगे भी। इस देश में जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, वहीं मैं आ रहा हूं, पार्लियामेंट में जब 2004 में सेशन चल रहा था, इन्हीं के गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस 1 करोड़ 20 लाख घुसपैठिए ऑलरेडी इस देश में। कभी उनसे भी पूछ लेते कैसे हैं देश में घुसपैठिए। 4067 किलोमीटर का बॉर्डर क्षेत्र है जो उसमें 852 किलोमीटर का। उन्होंने सुना है, अरे उन्होंने क्या पागलपन है, अपने समय में जवाब नहीं है, अपने समय में शब्द नहीं है, अपने समय में बोल नहीं हो पाएगी, दूसरों में चिल्लाना है। आपके बीच में सुनना पड़ेगा, कोई बोला नहीं आपके बीच में, तो समझ में नहीं आता क्यों लगातार चिल्लाना। अरे भाई अपने पास कंटेंट होगा तो अपने समय में अच्छा डिलीवर करिएगा। धन्यवाद, मैं आपके बीच में नहीं बोला और बोलूंगा भी नहीं। थैंक यू। अब मैं आगे आता हूं। इन्होंने कहा कि इस देश की आजादी में संघ का क्या योगदान है, जरा हमें बताएं। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, मेरे देश के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे सरदार बलवंत सिंह जी। उन्होंने 16 अक्टूबर 1947 में मेरे देश के गृह मंत्री सरदार पटेल को एक चिट्ठी लिखी कि जब बंटवारा हुआ उसके बाद हमारे लोग इधर आ रहे थे तो हमारी 25,000 बहनें, उनका अपहरण कर लिया गया है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। उनको बचाने के लिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और मेरा निवेदन है कि यह काम स्वयंसेवक संघ को देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस के लोग जिस तरह से वहां पर काम कर रहे थे वही इस चीज को अंजाम दे सकते हैं। ये रही चिट्ठी। ठीक है शिवम जी, मैं लेटर ये इस पर बात करेंगे। में खुद जवाहरलाल नेहरू ने ये कहते हुए कि संघ एक छोटे से ब्रेक के लिए राष्ट्रहित का संगठन है और उसको इनवाइट किया जाना चाहिए, और वो आए 62 की वॉर के बाद। 62 की वॉर में जब इस देश में लड़ाई हुई तो इस देश में ठीक है इसी पॉइंट पर वापस आएंगे। उससे तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। शिवम जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, वक्त हमें थोड़ा सा संक्षेप में रखिएगा प्लीज। नहीं कुछ नहीं, मैं तो सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। मैं मानता हूं संघ को लेकर जो जितने सारे चीजें कही गई हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में सरकार की पहल वाले पे भी, क्योंकि ये जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी तो सरकार की है कि सरकार अपनी तरफ से पहल करे। किसी भी तरह का आह्वान, कोई भी मूवमेंट अगर है और सभी दलों का साथ अगर सरकार चाहती है तो नहीं, बिल्कुल मैं तो मानता हूं कि एक भारतीय होने के नाते भारत से संबंधित अगर कोई भी मूवमेंट सरकार चलाती है, विपक्ष को बिना किसी पक्ष और विपक्ष का बात ध्यान में रखते हुए इस चीज को आगे लेकर जाना चाहिए। अगर आज हम कहते हैं, अगर आज मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों के हित की रक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है और किसी भी हद तक जाएगी, तो जाहिर है ये मैं मानता हूं इस देश के लिए इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है। आप बेशक मेक इन इंडिया के शेर को, बब्बर शेर को और पता नहीं न जाने क्या क्या कह के आप इसको क्रिटिसाइज तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है कि हिंदुस्तान को सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा और उसके लिए सरकार को जो कदम लेने हैं वो लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में हमें आगे जाना है, चीजों को बेहतर करना है और अगर उस तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं, अगर उस तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं तभी हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं डिफेंस के मामले में। बिल्कुल, अगर हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहेंगे तो ही हम विकसित भारत बन पाएंगे। मुझे लगता है 2014 से लेकर के अब बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है इसमें प्रधानमंत्री जी के लिए। उन्होंने साफ कर दिया आत्मनिर्भर कितने ज़्यादा हम हो चुके हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं जोड़ना चाहूँगा आयुष जी, जो प्रधानमंत्री जी ने भी आरएसएस
जो एकमात्र संगठन है पूरे दुनिया का एनजीओ जो कि स्वयंसेवक संघ, जिसकी तारीफ उस समय भी की गई थी, चाहे 1962 की बात की जाए। और एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, सरदार बलदेव सिंह जो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, उस समय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उन्होंने एक पत्र लिखा था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी उन्होंने वो उसकी प्रति गई थी कि जिसमें उन्होंने 20,000 महिलाएं जो फंसी हुई थी खास करके पाकिस्तान में, उसके लिए उन्होंने मदद मांगी थी। तो ये जो बार बार चाहे आरएसएस को बोको जोड़ा जाता है, ये मुझे लगता है ये कम से कम बंद करना चाहिए। कुछ मामलों पर राजनीति से ऊपर उठिए ना। सबसे बड़ी पार्टी जो है विरोधी दल का इतना भी विरोध नहीं होना चाहिए कि चाहे राम मंदिर का विरोध हो, तलाक का विरोध हो, चाहे का विरोध हो, चाहे लोकल फॉर वोकल जैसा इशू जो है ज्यादा भी हावी नहीं पूरे होनी देश के लिए अच्छा है, फायदेमंद है, जो कि आज देश को देखिए आयुष जी 2014 के बाद आपने देख लिया है कि किस तरह प्रधानमंत्री का रूपांतरण हुआ। प्रधानमंत्री ने क्या किया। जहां तक आरएसएस की बात है, आरएसएस पे तो मैं सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आत्मनिर्भरता के मामले में अगर हम आगे बढ़े हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस का, और आत्मनिर्भर बनना है तो लोकल फॉर वोकल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। पीएम ने लाल किले से कहा कि सभी दल साथ आए। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग भी आगे बढ़ेंगे क्या इसमें? नहीं तो मैं तो कहता रहा हूँ, मुंह से बोला है तो उसके लिए उनको कार्रवाई तो करनी चाहिए ना। उस तरह उनको जैसे राजीव गांधी जी ने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत खराब थी, उनका कुछ ऑपरेशन होना था अमेरिका से, उन्होंने बिना किसी को बताया उनको उन दल में भेज दिया और उनका ऑपरेशन वगैरह सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद उनको कितना दिन जीवित रहे वो, तो उन्होंने चुपचाप किया ना। लेकिन आज क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या करते हैं, हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, जेल भेज देते हैं, कभी पार्टियां तोड़ देते हैं। संजीव जी आखिरी सवाल आपसे है, ठीक है संजीव जी आखिरी सवाल आपसे, ऐसी अगर कोई कोशिश की जा रही है उसमें बियॉन्ड द पॉलिटिक्स बात क्यों नहीं हो सकती है? देखिए जो बातें आप कर रहे हैं धरातल पे कम से कम एक बार आप तो लेके कह क्या रहे हैं आप, डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा क्यों बढ़ा? आप कह रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल होना चाहिए, हमें भी कोई एतराज नहीं है। आप 2023 और 24 में चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता कितने का किए थे आप? कितने का किए? लगभग 118 अरब डॉलर, जिसमें से 101 अरब डॉलर से ज्यादा का निर्यात किए हैं और वो 15, 16, 17 के आसपास में आपने निर्यात किया है। जब चीन का माल ला करके हिंदुस्तान के मार्केट में आप रखिएगा तो आने वाले दिनों में तो दीपावली दशहरा में आपके लोग जाएंगे और गरीब छोटे छोटे बच्चे जो बैठ के ओपन ट्रेड अग्रीमेंट्स जब होते हैं तो इस तरह की बाउंडेशन आप तो नहीं लगा सकते कम कीजिए ना, इस पे लगाम लगाइए, अपने यहाँ गुणवत्ता बढ़ाइए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए काम कीजिए। कोशिश क्या कर रहे हैं, 12वें साल में कोशिश ही कर रहे हैं, लगातार कोशिश ही तो करिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक अलग मुहिम है वोकल फॉर लोकल को लेकर पीएम ने गुजारिश की कि सभी दल साथ आए, खास करके अगर विकसित भारत का सपना साकार करना है तो आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना जरूरी है, और इसमें सभी दलों का साथ, सभी नागरिकों का साथ जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं।